नमस्कार, मेरा नाम है लौकुश कुमार मौर्य और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का साइंस का हमारा जो चैप्टर होगा उसका नाम है धातु एवं अधातु, मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल से जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चंस को इस चैप्टर में क्या किया जाएगा, पढ़ा जाएगा, इस लेक्चर में पढ़ा जाएगा। आपके बोर्ड एग्जाम में जितने भी प्रकार के क्वेश्चन इससे संबंधित आता है मेटल एंड नॉन मेटल से, उन सारे सवालों को इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं, धातु किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं, धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म क्या होते हैं, ये कहाँ कहाँ उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। इन सारे सवालों को हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो चलिए बने रहिए। जितना भी आपका ये पूरा जो चैप्टर है, ठीक है, एक ही लेक्चर में क्या होगा, कंप्लीट होगा। जितने भी क्लास का मैं 9th और 10th का लेक्चर बनाऊंगा वो सारे एक लेक्चर में एक चैप्टर क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो हमारे साथ चलिए बने रहिए, पढ़िए। सबसे पहला जो सवाल होगा कि धातु, ये धातु जो है बच्चों, ये तत्व के क्या है, भाग है, ठीक है। धातु जो है तत्व का क्या है, भाग है। यानी कि तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। तत्वों को उनके गुण धर्म के आधार पर दो वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या हो जाएगा, धातु, और दूसरा क्या हो जाएगा, अधातु, यानी कि मेटल एंड नॉन मेटल। जैसे हम बात करें धातु की तो आयरन हो जाएगा, जिसको आप लोहा कहते हैं, फेरस। एल्युमिनियम यानी कि इसको संकेत क्या होता है इसका, Al। चांदी का होता है Ag। कॉपर क्या होता है, Cu। ये आपके क्या हो गए, मेटल का एग्जाम्पल हो गया। अधातु की बात करें तो अधातु में क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। जितने भी आपका गैस है सारे गैस क्या कहलाएंगे, अधातु कहलाएंगे, नॉन मेटल कहलाएंगे। तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखा। अब हम देखेंगे तत्वों के भौतिक गुणधर्म को। तत्व में कौन, धातु और अधातु, अर्थात धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्म को देखेंगे कि क्या क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुणधर्म धातु और अधातु। क्वेश्चन यहाँ आता है बच्चों कि धातु और अधातु में अंतर स्पष्ट कीजिए, यानी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो हमारा इस सवाल का जवाब क्या होगा, अभी जो हम देखने वाले वही होगा, ठीक है। या फिर आएगा कि धातु और अधातु के भौतिक गुणधर्मों को लिखें। यदि फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करें तो हमारा यही आंसर होगा। चलो देखते हैं। पहला धातु के गुणधर्म में क्या हो जाएगा और अधातु के, तो पहला जो इसमें पॉइंट होगा धात्विक चमक, यानी क्या हो जाएगा, चमक। धातु जो होता है, धातु की सतह क्या होती है, चमकदार होती है। जितने भी धातु हैं सारे क्या होते हैं, चमकदार होते हैं, जबकि अधातु चमकदार नहीं होते, उनके सतह चमकीले नहीं होते। यदि एक अधातु की बात करें तो क्या हो जाएगा, आयोडीन। आयोडीन क्या होता है, चमकदार होता है, ठीक है। आयोडीन आपका क्या होगा, चमकदार होगा। दूसरा जो गुणधर्म होगा कठोरता। कठोरता क्या होता है बच्चों, तो धातुएं सामान्यतः क्या होते हैं, कठोर होते हैं। जितने भी आपका मेटल है सारे के सारे क्या होते हैं, कठोर होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी मेटल हैं जो कठोर नहीं होते हैं, जैसे लिथियम हो गया, सोडियम और पोटेशियम। ये सब क्या होते हैं, मुलायम होते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम मुलायम होते हैं और इसको हम चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो पूछेगा आपको परीक्षा में क्वेश्चन, कौन से धातु हैं जिसे हम चाकू से काट सकते हैं। तो आपका परीक्षा में ज्यादातर कौन सा क्वेश्चन वाला आएगा, ऑप्शन सोडियम। सोडियम आता है कि सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं। लेकिन आपका यदि लिथियम आ जाए तो लिथियम आंसर हो जाएगा, यदि पोटेशियम आ जाए तो ये भी आंसर हो जाएगा, यदि आपका सोडियम रहेगा तो सोडियम। तो ज्यादा इसमें सबसे ज्यादा इसमें फेमस कौन है, इसमें फेमस है सोडियम। सोडियम का संकेत होता है Na। ये आपका ज्यादा फेमस है, यही ज्यादा आपका परीक्षा में पूछता है। 2018 या 19 के रेलवे एग्जाम में क्या आया था आपका कि निम्नलिखित में से कौन क्या होता है, चाकू से काटा जाता है, मुलायम होता है। तो उसमें ऑप्शन था लिथियम और सोडियम दोनों था, ठीक है। तो जो सबसे ज्यादा मुलायम होगा वो आंसर हो जाएगा। तो वहां पे इसका आंसर क्या हो गया था, लिथियम हो गया था। तो ये हो गया कठोरता के रूप में धातु क्या होते हैं, कठोर। लेकिन तीन धातु को छोड़ के, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर बाकी सभी धातु क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ये तीनों मुलायम होते हैं, इसको चाकू से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अधातु की बात करें, ये अधिकतर कठोर नहीं होते, यानी कि अधातु कठोर नहीं होते ज्यादातर। जैसे कार्बन, कार्बन का एक अपरूप हीरा है जो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है। यानी हम कार्बन की बात करें, कार्बन की, तो कार्बन के कितने अप्रूप होते हैं, दो अप्रूप, हीरा एवं ग्रेफाइट। तो हीरा जो है बहुत ज्यादा क्या होता है, कठोर होता है। यानी आप कह सकते हैं कि दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ कौन है, तो क्या हो जाएगा, हीरा हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं दुनिया का सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है, तो हो जाएगा आपका हीरा, डायमंड, ठीक है। तो बाकी जितने भी अधातु हैं सब क्या होता है, कठोर नहीं होते। लेकिन एक अधातु है जो बहुत ज्यादा क्या होता है, कठोर होता है, उसका नाम है हीरा। तो ये हमने कठोरता देखा। तीसरा जो इसका भौतिक गुणधर्म होगा क्या, रूप। यदि हम रूप की बात करें तो धातुएं कमरे के ताप पर ठोस रूप में क्या किया जाता है, पाया जाता है। धातु जो है
कमरा, कमरा मतलब जिस आप रूम में रह रहे हैं, तो कमरा के टेम्परेचर जो होता है यानी कमरे के तापमान पर ये जो धातु है क्या होता है, ठोस रूप में रहता है। लेकिन कुछ ऐसे धातु हैं जैसे मरकरी, इसको हम क्या कहते हैं, पारा। पारा का छोड़कर यानी पारा किस रूप में पाया जाता है, तो पारा आपका द्रव रूप में पाया जाता है। यहाँ से सवाल आएगा कि कौन सा धातु है जो द्रव रूप में पाया जाता है कमरा के तापमान पर, तो आंसर क्या हो जाएगा, पारा मर्क्यूरी। ठीक है, यानी कि ये हो गया आंसर इसका। तो ये होता है लिक्विड फॉर्म में कमरे के तापमान पर, द्रव रूप में, बाकी सभी क्या होते हैं, ठोस रूप में होते हैं। यदि हम अधातु की बात करें रूप, तो अधातुएं ठोस या गैसीय रूप में पाए जाते हैं, यानी कि ठोस भी हो सकते हैं और गैस भी हो सकते हैं। ठीक है, गैसीय रूप में भी हो सकते हैं। लेकिन यदि अपवाद की हम बात करें ब्रोमीन, तो ब्रोमीन को छोड़कर सभी क्या होते हैं, ठोस या गैस होते हैं। ब्रोमीन आपका क्या होता है, तो ब्रोमीन आपका तरल रूप में पाया जाता है, यानी कि ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। कौन, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन को छोड़ दें तो बाकी सभी अधातु या तो गैस रहेगा या फिर क्या रहेगा, ठोस अवस्था में पाया जाएगा। चौथा भौतिक गुणधर्म इसका क्या होगा, आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता का मतलब क्या, कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, यानी कि आघात उस पर करना, पीटना। ठीक है, यदि हम धातु को पीटेंगे तो धातु पीटने के बाद क्या होगा, वो पीट पीट के क्या कर सकते हैं, हम पतला बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, धातु जो है आपका, इसको पीट के हम पतला कर सकते हैं, क्या, आघात वर्ध्य है। ठीक है, अधातु की बात करें तो आघात वर्ध्य नहीं होता, ये आघात वर्ध्य नहीं होता, इसको आप पीट नहीं सकते। अब गैस है तो गैस को पीटोगे, देखो इसमें गैस मिला हुआ है, तो इसको कैसे पीटोगे, ऐसे से पीटते रहोगे, नहीं पिटाएगा, तो आघात वर्ध्य नहीं होते। पांचवा जो इसका भौतिक गुणधर्म होगा, तन्यता। तन्यता, तन्यता मतलब क्या करना, तानना, खींचना ऐसे। ठीक है, खींचना। तो धातु को हम क्या कर सकते हैं, पतली तार के रूप में खींच सकते हैं। जितने भी धातु हैं, सारे धातुओं को हम पतली तार के रूप में क्या कर सकते हैं, खींच सकते हैं, जबकि धातु को खींच नहीं सकते, क्या होते हैं, तन्य नहीं होते हैं। तो पूछेगा कि धातु तन्य होते हैं, तो बिल्कुल होते हैं। उसको पतला बना सकते हैं, पतला एकदम बना सकते हैं। जैसे सोना है, 1 ग्राम सोना में लगभग 1 या 2 किलोमीटर क्या होता है, लंबा वायर बना सकते हैं, इतना ये पतला होता है सोना। समझ गए। छठा इसका जो भौतिक गुणधर्म होगा क्या होगा, विद्युत व उष्मा के चालकता, यानी कि चालक। यानी क्या, धातु और अधातु विद्युत के चालक होते हैं। तो देख लेते हैं, सामान्यतः धातु में विद्युत व उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। जितने भी आपका धातु है सारे उष्मा के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं, यानी उष्मा और विद्युत का सारे से बिजली होकर क्या होगा, सुचालक का मतलब वैसा तत्व जिसके द्वारा विद्युत होकर क्या हो सके, आगे जा सके, उसे हम सुचालक कहते हैं। लेकिन कुछ की हम बात करें, जैसे सीसा और मरकरी, ये विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। सारे धातु विद्युत के क्या है, सुचालक है, लेकिन 2 धातु को छोड़कर, कौन कौन, सीसा और मरकरी, ये दोनों विद्युत के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। यहाँ सवाल आएगा कि कौन से धातु विद्युत के कुचालक होते हैं, तो क्या हो जाएगा, सीसा और क्या जगह, सीसा और मरकरी, यानी कि पारा, ये 2 होते हैं विद्युत के कुचालक। तो यहाँ से ऐसा ही सवाल आता है सर, जहाँ पे आप फंस सके, हार्ड नहीं रहता है। परीक्षा में जितने भी क्वेश्चन आते हैं सब फंसने वाले रहते हैं, हार्ड नहीं रहते हैं, सिर्फ दिमाग का क्या है, खेल है। अधातु की बात करें, सामान्यतः अधातु में विद्युत व उष्मा की क्या होती है, कुचालक होती है। जितने भी अधातु है टोटल सभी क्या होते हैं, विद्युत के कुचालक होते हैं, उष्मा के कुचालक होते हैं। लेकिन 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 क्या, ग्रेफाइट को हम यदि ले लें, ग्रेफाइट की बात करें, यह किसका प्रूफ है, कार्बन का। कार्बन का 2 प्रूफ, हीरा एवं ग्रेफाइट। तो हीरा विद्युत के कुचालक होता है, जबकि ग्रेफाइट आपका विद्युत के क्या होता है, सुचालक होता है। तो पूछेगा कि कौन सा अधातु ऐसा है जो विद्युत का सुचालक होता है, तो उसका नाम क्या जाएगा, ग्रेफाइट। क्या जाएगा, ग्रेफाइट। तो यही एक अधातु है जो विद्युत के सुचालक होता है, बाकी सभी अधातु क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। 7वां भौतिक गुणधर्म देखते हैं, धातु सामान्यतः अधिक घनत्व व उच्च गलनांक, यानी कि जितने भी धातु हैं उन सभी का घनत्व और गलनांक क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन 2 ऐसे धातु हैं जिनका घनत्व और गलनांक क्या होता है, कम होता है, जैसे सोडियम और पोटेशियम। तो पूछेगा कि कौन सा ऐसा धातु है जिसका गलनांक कम होता है, तो उसका क्या नाम हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम। पूछेगा, सवाल रहेगा कौन सा ऐसा धातु है जिसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, तो सोडियम और पोटेशियम, क्योंकि ये दोनों क्या है, मुलायम है। समझ गए। अधातु की भौतिक गुणधर्म बात करते हैं, क्या जाएगा, सामान्यतः अधातुओं का घनत्व व गलनांक कम होता है। तो जितने भी अधातु है सारे का गलनांक और घनत्व क्या होगा, कम होगा। 8वां जो इसका भौतिक गुणधर्म होगा क्या होगा, ध्वनिक। ध्वनिक मतलब क्या, उससे
आवाज निकलना, ठीक है, आवाज निकलना। तो धातु देखते हैं, धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज पैदा करती है। जितना भी आपका धातु है सभी यदि कठोर सतह से टकराता है तो टन टन झन झन विशेष प्रकार की क्या निकलेगी, आवाज निकलेगी। जबकि अधातु की बात करें तो इससे आवाज नहीं निकलेगी, यानी कि ये ध्वनिक नहीं होते। तो धातु से आवाज निकलेगी, अधातु से नहीं निकलेगी। हाँ, भौतिक प्रॉपर्टी की बात करें, फिजिकल प्रॉपर्टी, तो क्या हो जाएगा, अधिकतर धातुएं क्षारकीय ऑक्साइड बनाती है। जितने यानी कि ज्यादातर धातु जो है आपका क्या बनाएगा, क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी कि क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा। लेकिन अधातु की बात करें हम तो धातुएं अम्लीय ऑक्साइड बनाती है। जैसे हो गया SO2, क्या हो जाएगा, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा, जबकि धातु क्या बनाएगा, तो धातु आपका क्षारकीय ऑक्साइड बनाएगा। समझ गए। तो इतना हमने क्या देखा, धातु और अधातु में भौतिक गुणधर्म देखा कि कितने होते, तो 9 गो भौतिक गुणधर्म देखा। अब हम धातु और अधातु के केमिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स यानी कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को देखेंगे। रासायनिक गुणधर्म धातु के क्या क्या होते हैं, यानी कि केमिकल के रूप में इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या रहेगा, वायु के साथ अपक्रिया। यदि धातु वायु के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होगा, ठीक है, ये रासायनिक गुणधर्म है। रासायनिक का मतलब अपक्रिया है सब करना। तो यदि धातु क्या करता है, वायु के साथ अपक्रिया करता है तो क्या बनाएगा, तो चलो देखते हैं। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अपक्रिया करके धातु ऑक्साइड बनाती है। जितने भी धातु है आपका ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, अपक्रिया करेगा तो धातु ऑक्साइड बनाएगा। समझ गया, अपक्रिया मतलब रिएक्शन करना उसमें। जैसे दूध में क्या डाले थे, माठा डाले थे तो दूध क्या हो गया, फट गया नहीं, दूध में माठा डालेगा तो दूध क्या हो जाएगा, दही बन जाएगा। दूध में नींबू डालेंगे तो क्या हो जाएगा, फट जाएगा। तो ये क्या हुआ, रिएक्शन किया, अभिक्रिया किया। उसी तरह से ये क्या करेंगे, अभिक्रिया करेंगे। तो धातु को जब हम ऑक्सीजन के संपर्क में लाते हैं तो अभिक्रिया करके क्या बनाता है, धातु ऑक्साइड बनाता है। जैसे ये क्या है आपका कॉपर, Cu को क्या कहते हैं, कॉपर। और कॉपर किसके साथ रिएक्शन किया, ऑक्सीजन के साथ। जब कॉपर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। यानी कि Cu जब ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा, मिलेगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। अब इसको बैलेंस करेंगे तो कॉपर एक, यहाँ भी एक, ऑक्सीजन है एक, तो 2 करते हैं, क्योंकि यहाँ क्या है, 2 है। अब कॉपर हो गया 2 तो यहाँ भी 2, अब क्या हो गया, बैलेंस हो गया। तो जब कॉपर ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो हमारा क्या बनाता है, कॉपर ऑक्साइड बनाता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। यदि एल्युमिनियम की हम बात करें बच्चों, तो एल्युमिनियम क्या करेगा, ऑक्सीजन से यदि रिएक्शन करता है तो क्या बनाएगा, एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3। तो ऑक्सीजन जो है एल्युमिनियम से क्रिया करता है, ये दोनों करेंगे तो एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाएंगे। यदि मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्शन करता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये हमने देखा कि किस तरह से ये होता है, ठीक है। धातुएं ऑक्सीजन के साथ अलग अलग तरह से अभिक्रिया दिखाती है। जो भी धातु है आपका ऑक्सीजन के साथ क्या करता है, रिएक्शन का भी अलग अलग इसका क्या होगा, रूप होगा। समझ गए। सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम का क्या होता है के, सोडियम के क्या होता है Na। सोडियम और पोटेशियम वायु में आकस्मिक यानी कि अचानक आग पकड़ लेते हैं। ये जो आपका सोडियम Na है और पोटेशियम के है, ये क्या करता है, वायु के संपर्क में जैसे ही आता है क्या पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है, जिसे रोकने के लिए इन्हें केरोसिन तेल में डुबोया जाता है। अब पूछेगा आपको कि कौन सा ऐसा धातु है जिसको हम क्या करते हैं, केरोसिन तेल में डुबोते हैं, तो क्या हो जाएगा, सोडियम और पोटेशियम। इसको हम केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। ये चीज को आप याद रखिएगा। यही जो चीज है आपका मंदारी वाला लाता है, जो मंदारी दिखाता है ना, पहले क्या करता था, आग लगा देता था, ऐसे कहता है कि हम पानी में आग लगा देंगे। समझ गए, ये कर देंगे वो कर देंगे। वो क्या रखता था, सोडियम और पोटेशियम। ये जैसे ही केरोसिन तेल से निकालेगा, ये क्या कर लेगा, ऑक्सीजन से, हवा से क्या कर रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद इसमें क्या लग जाएगा, आग लग जाएगा। तब बोलता था कि मैंने क्या किया, जादू से आग लगा दिया। तो ऐसे तो आप भी आग लगा सकते हैं। समझ गए, ऐसे क्या कर सकते हैं, आप भी आग लगा सकते हैं। तो आप समझो आग लगाना है क्या करना है। तो परीक्षा में आता है कि कौन सा ऐसा धातु है जिसे हम केरोसिन तेल में डुबोकर रखते हैं। तो क्या जाएगा आंसर, कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या आंसर हो जाएगा। अब देखो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और ये क्या है, सीसा है Pb।
वायु के साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करते हैं। ये जो चीज है आपका कौन कौन धातु, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक और पीबी यानी कि प्लम्बम सीसा, ये जो है आपका वायु के साथ एकदम धीरे धीरे अभिक्रिया करता है। इन धातुओं पर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। जब ये वायु से रिएक्शन करेगा तो इसके ऊपर यानी सतह पर क्या होगा, ऑक्साइड का परत चढ़ जाएगा। आयरन देख लो, वायु में गर्म करने पर प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन ज्वाला में लौह चूर्ण डालने पर वे तेजी से जलने लगते हैं। यदि आपका आयरन की हम बात करें तो ये वायु में गर्म नहीं होगा, जलेगा नहीं, ठीक है, लेकिन हम क्या करें, ज्वाला में लौह चूर्ण डालें, जो जल रहा है उसमें लौह का चूर्ण डालें तो क्या करने लगता है, तेजी से जलने लगता है। कॉपर भी आपका क्या, Cu प्रज्वलित नहीं होता, लेकिन उस पर काले रंग के कॉपर ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है। कह रहा है कि ये प्रज्वलित नहीं होता है, लेकिन इस पे कॉपर पे ऊपर से कौन सा परत चढ़ेगा, काले रंग की परत चढ़ जाती है। चांदी का क्या होता है, Ag, चांदी का क्या होगा, Ag। सोना क्या होता है, Au। ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करते, यानी कि जो चांदी है और जो आपका क्या है, सोना है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते। चांदी एकदम बहुत कम करता है, न के बराबर करता है, और सोना तो करता ही नहीं है। तो पूछेगा आपसे, सवाल करेगा कि कौन सा धातु है जो हवा के साथ रिएक्शन नहीं करता है, वायु के साथ रिएक्शन नहीं करता है, यानी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है। देखिए आपसे सवाल आएगा कि कौन सा धातु है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करता है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, चांदी और सोना। ये दोनों ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, स्वतंत्र रूप में प्रकृति में ये पाए जाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड, ये क्या होता है, इसको समझते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड किसे कहते हैं, वे धातु ऑक्साइड जो अम्ल तथा क्षार दोनों से क्रिया करते हैं और लवण और जल उत्पन्न करते हैं। यानी कि वैसा धातु ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से क्रिया करते हैं और क्या बनाते हैं, लवण एवं जल बनाते हैं। ये रिएक्शन करेगा तो क्या करेगा, लवण और जल बनाएगा। जैसे Al2O3 और प्लस क्या है 6HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जब ये क्या करता है, इसे रिएक्शन करता है तो क्या बना रहा है, AlCl3 और प्लस H2O। समझ गए, तो लवण और क्या बना, जल बना। H2O को क्या कहते हैं, जल कहते हैं। Al2O3 प्लस NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड इसको कहते हैं। जब इसे क्या किया, रिएक्शन किया तो क्या करेगा, तो ये बनाएगा आपका NaAlO प्लस H2O। ये देखो यहाँ पे लवण बनाया, क्या बन गया, जल बन गया। अब दूसरा देख लेते हैं। पहला हमने क्या देखा, धातु का वायु के साथ अभिक्रिया देखा। दूसरा जो रिएक्शन होगा बच्चों, जल के साथ अभिक्रिया, यानी धातु का किसके साथ, जल के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या होगा, तो धातु को जब हम जल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो धातु ऑक्साइड प्लस क्या निकलता है, हाइड्रोजन बनता है। यहाँ से सवाल कैसे आता है, क्या होता है जब धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, क्या होता है जब धातु को वायु के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, जैसे तो उसमें क्या बनेगा, वायु के साथ बनेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। और यहाँ क्या बनेगा, तो क्या होता है जब जल के साथ धातु अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनाएगा, धातु प्लस जल जब मिलेगा तो हमारा धात्विक ऑक्साइड प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो यहाँ से आंसर क्या होगा, क्वेश्चन है क्या होता है जब धातु को जल के साथ अभिक्रिया कराया जाता है, तो आंसर क्या होगा, धात्विक ऑक्साइड और क्या बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा। तो धातु ऑक्साइड प्लस जल क्या होगा, धातु हाइड्रो ऑक्साइड होगा, धातु हाइड्रो ऑक्साइड होगा। अब देखिए क्या है आपका धातु देखिए क्या क्या करता है, केवल भाप के साथ क्रियाशील धातु, यानी जो वाष्प के साथ अभिक्रिया करता है उसका नाम क्या है, तो वो है आपका एल्युमिनियम, आयरन और जिंक। ये तीनों जो है भाप के साथ भी क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं। जल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं, तो जल के साथ जो अभिक्रिया नहीं करते उस धातु का नाम क्या है, प्लम्बम यानी कि पीबी, सीसा, कॉपर, सोना, चांदी। कॉपर, सोना, चांदी, कॉपर, सोना, चांदी और क्या हो जाएगा, सीसा। ये जो चार धातु हैं ये जल के साथ अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठंडे जल के साथ क्रियाशील, यानी ठंडे जल के साथ जो क्रियाशील है यानी जो अभिक्रिया करता है उसका नाम क्या क्या है, तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। सोडियम का Na, पोटेशियम के K और कैल्शियम के क्या हो जाएगा, Ca। ये तीनों जो धातु है आपका क्या करेगा, तो ये तीनों धातु आपका ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करता है। गर्म जल के साथ अभिक्रियाशील धातु क्या जाएगा, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है आपका गर्म जल के साथ क्या करता है, रिएक्शन करता है। अब यहाँ पे देख लो, कैल्शियम और मैग्नीशियम जल के साथ अभिक्रिया करने पर तैरने लगते हैं। जैसे ये क्या करेगा, जल के साथ रिएक्शन करेगा, कैल्शियम और मैग्नीशियम क्या होगा, पानी पे तैरने लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन गैस के बुलबुले धातु के साथ चिपक जाते हैं।
यानी कि धातु ये जो है इसके साथ क्या मिल जाएगा, गैस जो है आपका हाइड्रोजन, वो इसके बुलबुले चिपक जाते हैं, जिसको वजह से क्या होता है, ये छला जाता है और जल पर क्या करने लगता है, तैरता है। तो ये आपका उतना परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये भी आपका उतना नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका याद रखिएगा ठंडे जल के साथ रिएक्शन कौन करता है, तो सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम। जल के साथ अब क्रिया नहीं करता है, इसको भी आप याद रखेंगे कौन कौन, सीसा, ये हो गया कॉपर तांबा, ये हो गया यू सोना, ये क्या हो गया, ये जी चांदी। तो ये सब आप याद रखेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे में सोडियम, सोडियम जब जल के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि NaOH प्लस हाइड्रोजन प्लस क्या निकलेगा, उष्मा निकलेगा, उष्मा, ठीक है। यानी कि ये क्या बना दिया, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाया। अगला जो है आपका कैल्शियम, कैल्शियम क्या होता है, Ca। जब कैल्शियम जल के साथ अब क्रिया करेगा तो क्या बनेगा बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और प्लस क्या बनेगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोक्साइड सब में बना है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन साथ में होता है। मैग्नीशियम जब जल के साथ रिएक्शन करेगा तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन। एल्युमिनियम जब जल के साथ रिएक्शन करेगा तो Al2O3 प्लस क्या बनाएगा, H2 बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। आयरन, लोहा जब क्या करता है, जल से रिएक्शन करता है तो Fe3O4 प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन। तो ये हमने कुछ देखा कि जल के साथ जब धातु रिएक्शन करता है तो क्या क्या बनता है। यहाँ से आपको बताया था सवाल कैसे आएगा, क्या होता है जब धातु जल के साथ रिएक्शन करता है। सवाल है क्या होता है जब धातु वायु के साथ रिएक्शन करता है। तो ये हमने देखा, आप इसको याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट क्या होगा, धातुओं की तनु अम्ल के साथ अपक्रिया। ये रासायनिक गुणधर्म देख रहे हैं बच्चों, कौन सा देख रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, यानी कि धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब धातु जो है तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होगा, धातु जब तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करेगा तो लवण और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस बनाएगा। क्या बनाएगा, लवण और हाइड्रोजन गैस। तो सवाल रहेगा क्या होता है जब धातु तनु अम्ल के साथ अपक्रिया करता है, तो हम क्या आंसर देंगे, लवण एवं हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो यहाँ पे आपका ये सब आपका क्वेश्चन जो है 2 नंबर वाला आता है, यानी 2 मार्क्स का रहेगा, समझ गए। जैसे आयरन क्या करेगा, HCl यानी कि अम्ल के साथ रिएक्शन करता है। तो देखो HCl क्या तनु अम्ल है ना, ये अम्ल है, एसिड है। तो जब आयरन एसिड के साथ रिएक्शन करेगा, कौन सा, HCl के साथ, तो क्या बनाएगा, FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन बनाएगा। तो बताओ ये लवण बना ना, और ये क्या बन गया, हाइड्रोजन गैस बन गया। मैग्नीशियम जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा, यानी कि अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 प्लस हाइड्रोजन। जिंक जब क्या करेगा, HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो जिंक क्लोराइड प्लस क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बनाएगा। एल्युमिनियम जब HCl के साथ रिएक्शन करेगा तो AlCl3 और प्लस क्या बनाएगा, H2 बनाएगा। तो ये हमने देखा कि इस तरह से रिएक्शन करके क्या बनाता है, चेंज होता है। कॉपर और चांदी, Hg का क्या होता है, पारा। ये जो तीनों पदार्थ है, कॉपर, सिल्वर, चांदी और ये क्या हो गया, पारा, तनु अम्लों के साथ अपक्रिया नहीं करते। तो पूछे कौन सा धातु है जो तनु अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, Cu, Ag और Hg तीनों जो है आपका, ये जो धातु है वो तनु अम्ल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ पे एक सवाल बनता है जो आपको याद रखना चाहिए। इतना सारा हमने याद एग्जाम्पल देखा कि किस तरह से रिएक्शन करके बनाते हैं। चौथा जो रासायनिक गुणधर्म होगा धातु का, वो देखते हैं। धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अपक्रिया। जब धातु क्या करेगा, दूसरे धातु लवण के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, तो ये है क्या, धातु, और इसमें लवण विलयन ख, तो क्या बनाएगा, लवण विलयन प्लस क्या बनाएगा, धातु बनाएगा। समझ गए। चौथा रासायनिक गुणधर्म देखते हैं धातुओं का, क्या हो जाएगा, धातुओं की अन्य धातु लवणों के साथ अपक्रिया। जब ये क्या करेगा, धातु अन्य लवण धातु के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा बच्चों, तो धातु प्लस लवण विलयन। तो क्या बनाएगा आपका, लवण विलयन प्लस क्या बनाएगा, धातु बनाएगा। तो यहाँ पे लवण विलयन बनेगा और क्या रहेगा, धातु रहेगा। अधिक अपक्रियाशील धातुएं अपने से कम अपक्रियाशील धातुओं को उनके यौगिक के विलयन
से विस्थापित करती है। जो ज्यादा अभिक्रियाशील है और जो कम है तो कम वाले को अपने से क्या कर देगा, अलग कर देगा। समझ गए। यह धातुओं की सक्रियता श्रेणी पर आधारित है। यह किस पे निर्भर करेगा, सक्रियता श्रेणी, कि किसमें क्या है, क्रियाशीलता ज्यादा है, किसमें क्रियाशीलता कम है। हम आगे इसके श्रेणी को देख रहे हैं, देखने वाले हैं। देखिए अब सवाल हमारा है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। अब सवाल हमारा है सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। सक्रियता मतलब उसमें क्रियाशीलता, रिएक्शन करने की क्षमता कितना होता है, वह सूची जिसमें धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में सजाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। यानी कि धातुओं को उसके क्रियाशीलता के आधार पर जो सबसे ज्यादा क्रियाशील रहेगा, जो सबसे ज्यादा रिएक्शन करने वाला होगा उसको हम ऊपर रखेंगे, और जो सबसे कम रिएक्शन करने वाला होगा उसको कहाँ रखेंगे, नीचे रखेंगे, और जो मध्यम करने वाला होगा उसको कहाँ रखेंगे, बीच में रखेंगे। अर्थात यदि हम 1 से लेकर 10 तक की बात करें तो 10 सबसे बड़ा संख्या, इसको समझ ले कि सबसे ज्यादा रिएक्शन करता है, तो 10 कहाँ रहेगा, ऊपर। 9 जो है आपका उससे कम है तो कम अक्रियाशील, तो इसको कहाँ रखेंगे, नीचे। तो इस तरह से अंकों के आधार पर आप समझने की कोशिश करिए। ठीक उसी तरह से जो सबसे ज्यादा क्रियाशील है क्या है, पोटेशियम। पोटेशियम का संकेत क्या होता है, के। तो ये सबसे ज्यादा अक्रियाशील तत्व है, यानी कि अधिक अक्रियाशीलता है इसमें। दूसरा नंबर पे क्या आ जाएगा, सोडियम। तो यहाँ से एक सवाल आएगा कि सबसे अक्रियाशील तत्व या धातु कौन है, तो आंसर क्या आ जाएगा, पोटेशियम। उसके बाद क्या आता है, सोडियम, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये होता है। ये नीचे की ओर क्या हो रहा है, तो अब क्रियाशीलता इसका क्या हो रहा है, घट रहा है। जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं इसका क्रियाशीलता क्या हो रहा है, घट रहा है। तो देखिए सबसे नीचे क्या है आपका Au है, Au और Ag, चांदी का क्या होता है, Ag। ये जो चांदी और जो सोना है सबसे कम अक्रियाशील तत्व होते हैं। ये जो सबसे, यदि पूछा कि सबसे कम अक्रियाशील तत्व कौन है, तो ये जगह सोना। सोना तो किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है, करता है, नहीं करता है, तो ये बहुत कम है, सबसे कम अक्रियाशील तत्व है। अब 5वां रासायनिक गुणधर्म देखेंगे धातुओं के, धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। अब यहाँ क्या देखेंगे, उधर देखिए क्या अम्ल के साथ अभिक्रिया देखें और कुछ अन्य लवण धातु के साथ अभिक्रिया देखें। ये 5वां में देखेंगे हम धातु का जो है अधातुओं के साथ रिएक्शन होता है तो क्या होता है। तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। यानी कि जो अभिक्रियाशीलता जो संयोजक है, संयोजकता होता है, वैलेंसी होता है, इसको पूरा करने के लिए, इसके कक्ष को पूरा करने के लिए इसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं। देखिए जितने भी आपका धातु है, सारे धातु अपने कोष से, कक्ष से, यानी सेल से, ये देखो KLM ऐसी ना सेल से जाते हैं। तो पहली कक्ष में कितना होता है, 2 इलेक्ट्रॉन अधिकतम डाल सकते हैं, और दूसरी में कितना, 8। तो ये हो गया। तो इस तरह से हम सजाते हैं, तो वही इसी को कक्ष बोलते हैं। ठीक, तो कह रहा है कि धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, त्याग करेंगे। और जब ये त्याग करेगा, ठीक है, और धन आयन बनाते हैं, धातु अपने में से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को त्याग करके खुद को क्या बनाएगा, पॉजिटिव बना लेगा। और अधातु की बात करें तो परमाणु संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋण आयन बनाता है। तो जो आपका अधातु है, अधातु क्या बनाएगा, निगेटिव चार्ज बना लेगा इलेक्ट्रॉन को लेकर के, और जो आपका धातु है वो पॉजिटिव चार्ज बना लेगा इलेक्ट्रॉन को त्याग करके। समझ गए। तो जैसे NaCl का निर्माण, NaCl का निर्माण कैसे होता है, तो Na इसमें क्या है, सोडियम और क्या है, Cl यानी क्लोरीन है। तो सोडियम जो है आपका, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, परमाणु क्रमांक, ये होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। कितना होता है, 11। इसके कक्षों को हम सजाएं तो पहली कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और K के बाद क्या होता है, L होता है। दूसरी कक्ष में कितना जाएगा, 8। तो पहली कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। और दूसरी कक्ष में कितना डालता है, 8। तो अब तीसरी कक्ष में जाएगा, बचा कितना, तो देखो 8 तो 10 हो गया, अब कितना बच रहा है, 1। तो इसमें M में कितना बचेगा, 1। तो 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है। तो क्या किसी को ये देगा कि नहीं देगा, 1 से क्या करेगा,
तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। समझ गए। अब यहाँ पे Na है तो Na क्या हो गया, प्लस हो गया, और इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग कर रहा है। समझ गए। तो कितना इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, एक इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है। तो सोडियम क्या जगह धन है, यानी कि क्या चार्ज बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज बनाएगा। अब देखो Cl, क्लोरीन हो गया, तो क्लोरीन के क्या होता है, Cl 17। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है कितना होता है, 17। तो इसकी पहली कक्ष में सजाया तो कितना इलेक्ट्रॉन, 2। अब बचा कितना, दूसरी कक्ष में 8 गया, तो 8 2 10 हो गया। अब तीसरी कक्ष में कितना, 7। तो बाह्यतम कक्षा में अधिकतम कितना इलेक्ट्रॉन डलाता है, 8। अब इसके पास 7 है, तो कक्ष को पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, 1। तो 1 जब ये लेगा तो क्या जगह ऋणात्मक होगा कि नहीं होगा, होगा। तो ये हो गया इसका, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ग्रहण करेगा। तो इसीलिए Cl क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तब देखो अब इसका कक्ष क्या हो गया, पूरा हो गया। क्या हो गया, पूरा हो गया। एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया सोडियम, जबकि एक वो इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, ग्रहण कर लिया। तो इसकी पहली कक्ष में 2, दूसरी में क्या था, 8, तीसरी में 7 था। जब एक लेगा तो क्या जगह, 8 हो जाएगा। जब ये लिया है तो क्या जगह, निगेटिव हो जाएगा। तो इस पे चार्ज होगा, क्या होगा, निगेटिव। तो अधातु जो है यहाँ पे हम बात करें तो क्या करता है, तो अधातु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके नेगेटिव हो जाता है, और जो धातु है इलेक्ट्रॉन को त्याग करके क्या होता है, पॉजिटिव हो जाता है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। देखिए आयनिक यौगिक क्या होता है, किसे कहते हैं, तो इसको समझते हैं। आयनिक आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जो आयनिक क्या है, आवेशित है, जो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित करेगा। यानी कि विपरीत आवेश, एक हो गया प्लस, एक हो गया माइनस, तो एक दूसरे को क्या करेगा, खींचेगा, तथा स्थिर वैद्युत बल्ब में बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं। और यही बंध जाएगा तो यही क्या बना लेगा, आयनिक यौगिक बनाता है। आयनिक यौगिक क्या करता है, तो ये विपरीत आवेशित आयन को क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। तो प्लस और माइनस एक दूसरे को खींच लेगा और जुड़ जाएगा, इसी को हम बोलते हैं आयनिक यौगिक। समझ गए, यानी दो तरह के इसमें चीज मिल गया। अब आयनिक यौगिकों के गुण धर्म को देखते हैं कि इसका क्या क्या गुण धर्म होता है। तो पहला क्या हो जाएगा, भौतिक प्रकृति। भौतिक प्रकृति क्या होगा माय डियर, तो ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं। यानी कि भौतिक प्रकृति की बात करें आयनिक यौगिक की, तो क्या होते हैं, कुछ ठोस होते हैं और कुछ क्या होते हैं, कठोर होते हैं। ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, और ये क्या होते हैं, यानी कि सामान्यतः यानी कि भंगुर होता है ये। ठीक। सेकेंड पॉइंट इसका क्या हो जाएगा, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक एवं क्वथनांक की हम बात करें तो आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक क्या होता है, बहुत अधिक होता है। तो आयनिक यौगिक का गलनांक और क्वथनांक, गलने का जो अंक है, और क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट है। तो बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, अधिक होता है। क्या होगा, अधिक रहेगा। घुलनशीलता, घुलनशीलता आयनिक यौगिक की हम बात करें बच्चों, तो आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेय होता है। तो यह होते हैं घुलनशील, लेकिन किस में, आयनिक यौगिक घुलनशील होता है किस में, जल में। लेकिन केरोसिन तेल और पेट्रोल की हम बात करें तो इसमें क्या होगा, अविलेय होगा, यानी कि इसमें घुलने वाला नहीं है। तो ये आयनिक यौगिक के हम क्या किए, 3 वैल्यू देखे, 3 गो गुणधर्म देखे। चौथा गुणधर्म क्या होगा, चौथा में आ जाएगा विद्युत चालकता। आयनिक यौगिक के विद्युत चालकता, आयनिक यौगिक जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का क्या होता है, चालन करते हैं। यानी कि आयनिक यौगिक जलीय विलयन और गलित में विद्युत का क्या होगा, सुचालक होगा। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करता है, जबकि ये क्या होगा, ठोस रूप में पाया जाएगा तो ये विद्युत का चालन नहीं करता, अर्थात विद्युत के क्या हो जाएगा, कुचालक हो जाएगा। अब जब ये क्या रहेगा, जलीय विलयन में रहेगा तब विद्युत के क्या होगा, सुचालक होगा। आयनिक यौगिक के क्या देख लिया हमने, एक गुणों को देख लिया। अब समझते हैं धातुओं की प्राप्ति और धात्वी की, यानी धातु को हम कैसे प्राप्त करते हैं, कैसे इसको धातु के रूप में हम प्राप्त करते हैं, इस चीज को समझते हैं। चलो देखते हैं खनिज। खनिज किसे कहते हैं, खनिज यानी मिनरल्स किसे कहते हैं, पृथ्वी में प्राकृतिक रूप से उपस्थित तत्वों एवं यौगिकों को खनिज कहते हैं। यानी जो भी आपका पृथ्वी के अंदर है, जो भी चीज है उसको क्या कहेंगे, तो वो जो उपस्थित है प्राकृतिक रूप से, उस तत्व को एवं यौगिक को क्या कहते हैं, खनिज। तो जो पृथ्वी के अंदर तत्व और यौगिक है वही क्या कहलाएगा, खनिज कहलाएगा। समझ गए, कौन कौन, तत्व और यौगिक, सबको नहीं कहेंगे, तत्व और यौगिक को क्या कहेंगे, खनिज कहेंगे। अब प्राप्ति की हम बात कर रहे हैं, तो प्राप्ति में और कुछ कुछ पॉइंट आएगा जिसको हमें समझने की क्या है, जरूरत है। अयस्क, अयस्क किसे कहते हैं, ये भी आपका क्या आता है, क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खनिज किसे कहते हैं,
तो धरती में वे तत्व यौगिक जो प्राकृतिक रूप से क्या है पाया जाता है उसे हम खनिज कहते हैं। और अयस्क, अयस्क आपको किसे कहते हैं? वे खनिज जिनमें धातु अधिक मात्रा में पाई जाती है और उसे निकालना लाभकारी होता है। यानी कि वैसा खनिज जो धरती के अंदर है, जब हम उसे निकालते हैं तो उसमें से क्या निकले? तो उसमें से हमारा धातु निकले अधिक मात्रा में। यानी वैसा खनिज जिसमें धातुओं की मात्रा अधिक हो उसे हम क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। यदि उसमें धातु नहीं है तो अयस्क नहीं कहलाएगा। तो यहाँ सवाल आपका होगा कि क्या सभी अयस्क को हम खनिज कह सकते हैं? कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि अयस्क में क्या होता है? धातु होता है, ठीक है। लेकिन सभी खनिज को हम अयस्क नहीं कह सकते हैं। सभी खनिज में आपका धातु नहीं मिलेगा। तो जिस खनिज में धातु है उसे अयस्क कहेंगे और जिस खनिज में धातु नहीं है उसे अयस्क नहीं कहेंगे। अर्थात सभी खनिज को हम क्या कह सकते हैं? अयस्क कह सकते हैं? नहीं। यानी कि सभी खनिज को हम अयस्क नहीं कह सकते हैं, जबकि सभी अयस्क को हम खनिज कह सकते हैं। अब चलो समझते हैं सक्रियता श्रेणी एवं संबंधित धातु कर्म। यानी सक्रियता श्रेणी और धातु कर्म की क्या उपयोगिता है उस चीज को समझिए। सबसे अधिक अभिक्रियाशील, तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील स्वतंत्र रूप में नहीं मिलती विद्युत अपघटन। यानी कि यहाँ पे जो है सबसे ज्यादा जो अभिक्रियाशील तत्व है कोई, तो क्या है? यही आपका 5 तत्व है। पहला क्या जगह? पोटेशियम, दूसरा क्या जगह? सोडियम, तीसरा जगह कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। ये क्या होता है? तो बहुत ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व हैं जो स्वतंत्र रूप में क्या होता है? नहीं मिलेगा आपको, रिएक्शन करते रहता है, विद्युत अपघटन होता है। मध्यम, मध्यम की बात करें तो कौन हो जाएगा? जिंक, आयरन, सीसा, कॉपर और Hg पारा। ये क्या होता है? सल्फाइड ऑक्साइड तथा कार्बोनेट अयस्क के रूप में कार्बन द्वारा अपचयन होता है। यानी इसे हम कैसे अपचयन कर सकते हैं? तो इन चीजों को मिलाकर हम इसे अपचयन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका सबसे अधिक अभिक्रियाशील, ये हो गया मध्यम अभिक्रियाशील तत्व। सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व की बात करें तो क्या हो जाएगा? Ag यानी चांदी और A यानी सोना। यह स्वतंत्र रूप में पाई जाती है। तो जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील था वो स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। अब चलो समझते हैं बच्चों कि धातु कैसे प्राप्त करते हैं। इसका मतलब धातुओं का निष्कर्षण। अब धातु कैसे प्राप्त होगा इस चीज को समझिए। अयस्कों से धातु प्राप्त करना, यानी कि जो हम धातु प्राप्त करते हैं किससे प्राप्त करते हैं? अयस्क से। क्यों? क्योंकि जो खनिज है उससे क्या निकलता है? अयस्क। और अयस्क में क्या निकलेगा? धातु। तो जिस खनिज में धातु है उसे अयस्क कहेंगे और जो धातु है उसको फिर क्या करते हैं? तो हम अयस्क से धातु प्राप्त करते हैं। उसका क्या करेंगे? शुद्धिकरण करेंगे। तो धातुओं को प्राप्त करने का विधि क्या है? निष्कर्षण करने का विधि क्या है? तो पहला चरण हो जाएगा, ये दूसरा, ये तीसरा है। तो पहला चरण में क्या होगा बच्चों? अयस्कों का समृद्धिकरण। सबसे पहले अयस्क लेंगे हम। दूसरा में क्या हो जाएगा चरण में? धातुओं का निष्कर्षण। और दूसरे विधि में क्या करेंगे? धातु को निकालेंगे। और तीसरा चरण में हम धातुओं को परिष्करण करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? अब यहाँ पे एक डायग्राम के तहत देखो कैसे कैसे क्या होता है। ये हमारा क्या हो गया? अयस्क। अयस्क का सांद्रण लेंगे, ठीक है। अयस्क का सांद्रण लेने के बाद इसको हम 3 भागों में बांटते हैं। एक होता है उच्च अभिक्रियाशील धातुएं, एक होता है मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं और एक होता है निम्न अभिक्रियाशील धातुएं। ये जो 3 तरह के इसमें धातु है, ये क्या है? उच्च, मध्यम और तीसरा क्या है? निम्न। तो जो कम अभिक्रियाशील धातु है और जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातु है, इन तीनों को हम समझते हैं। तो जो सबसे ज्यादा अभिक्रियाशील धातुएं हैं उसे क्या करेंगे? गलित धातु का विद्युत अपघटन। यानी कि इसको पहले क्या करेंगे? गलित धातु का क्या करेंगे? विद्युत अपघटन करेंगे और फिर शुद्ध धातु क्या होगा? प्राप्त होगा। मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं की हम बात करें तो सल्फाइड अयस्क, जैसे क्या हो गया? HgS, ZnS यानी कि जिंक सल्फेट हो गया, ये ZnS जिंक सल्फेट, ये लेंगे। इसमें क्या होगा? तो ये सल्फाइड अयस्क के द्वारा इसको अलग करते हैं। ये क्या होता है? इसमें जो कार्बोनेट अयस्क है वो क्या हो जाएगा? जिंक कार्बोनेट ZnCO3। और ये जो निम्न अभिक्रियाशील धातुएं हैं इसको कैसे अलग किया जा सकता है? सल्फाइड अयस्क। अब चलिए आगे समझते हैं इसको। अब उसके बाद क्या क्या करना होगा? जैसे सिन्नेवार, सिन्नेवार क्या? यह वायु है, क्या है? सीमित वायु है। अब भर्जन इसका होगा और क्या होगा? निस्तापन होगा। जब भर्जन और निस्तापन होगा तो हमें क्या प्राप्त होगा? धातु का ऑक्साइड। जब धातु का ऑक्साइड मिल जाएगा तो धातु में क्या होगा? अपचयन होगा और धातु का शोधन होगा। फिर क्या होगा? शोधन। और इसमें क्या होगा? भर्जन होगा। भर्जन से क्या होगा? धातु, और धातु का फिर क्या करेंगे? परिष्करण करेंगे। इस प्रकार इसे हम क्या करते हैं? तो इसे, यानी कि हम इसको क्या देख रहे थे? अयस्क से धातु निष्कर्षण में प्रयुक्त चरण। अब समझते हैं बच्चों कुछ मुख्य परिभाषाएं, यानी कुछ ऐसे शब्द हैं जो परीक्षा में डायरेक्ट क्या करता है? पूछ देता है।
तो वो जो वर्ड है, शब्द है, उसका परिभाषा देख लेते हैं। पहला क्या हो जाए, गैंग। गैंग किसे कहते हैं? तो जो आप गुट बना के चलते हैं 10 बच्चा या 10 गर्ल्स या बॉयज, उसको गैंग कहेंगे। तो वो भी एक गैंग है, लेकिन वो क्या है, मानव है। ये क्या है, आपका धातु धातु को अलग करने का क्या विधि है, जिसमें आपका ये कुछ शब्द आते हैं। गैंग क्या होता है? तब पृथ्वी से खनिज अयस्कों में रेत, मिट्टी आदि जैसी कई अशुद्धियां पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। यानी गैंग एक सीधा सा क्वेश्चन का जवाब हो जाए क्या, कि जो खनिज हम निकालते हैं, खनिज में से अयस्क निकालते हैं, तो अयस्क में जो अशुद्धियां होता है उसी को हम क्या कहते हैं, गैंग कहते हैं। यानी कि जब हम अयस्क को शुद्ध करते हैं, उसमें जो आपका अयस्क को जब शुद्ध करते हैं उसमें जो गंदगी होता है उसी को हम गैंग कहते हैं। यानी कि गैंग का मतलब क्या, गंदगी। भर्जन किसे कहते हैं? भर्जन क्या है? सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में बदल जाता है। किस में बदलेगा? ऑक्साइड में। भर्जन क्या है? जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्साइड में बदल जाता है। इस प्रक्रिया को हम भर्जन कहते हैं। भर्जन किसे कहते हैं? जब सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं, अधिक ताप पर गर्म करते हैं, तो ऑक्साइड में बदल जाता है, और ऑक्साइड में बदलना ही क्या कहलाता है, भर्जन कहलाता है। जैसे देख लो, जिंक सल्फाइड ZnS, ये क्या करेगा, वायु से रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, तो क्या बनेगा, इसको पहले हीट करेंगे, और जब इसको हीट करेंगे आप, तो जिंक ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, SO2 बनेगा। तो ये क्या हुआ, रिएक्शन किया तो हमारा जिंक ऑक्साइड और SO2 बना। यदि आप HGS को रिएक्शन करवाते हैं O2 से, तो क्या हीट करिए, हीट करेंगे, गर्म करें तो रिएक्शन करेगा, वो बनेगा HgO प्लस SO2। इस तरह से क्या होगा, बनेगा। निस्तापन। निस्तापन किसे कहते हैं? कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में अधिक ताप पर गर्म करने से यह ऑक्साइड में बदल जाता है। यानी कार्बोनेट अयस्क को हम यदि वायु की उपस्थिति में अधिक टेम्परेचर पे क्या करते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो ये किस में बदल जाएगा, तो ये बदल जाएगा ऑक्साइड में। इसी प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। वो जो आपका भर्जन था वो भी ऑक्साइड में बदला था, और ये भी किस में बदलेगा, ऑक्साइड में। देखो, ये गर्म किए तो क्या बना था, ऑक्साइड में बना था, और ये भी गर्म करें तो क्या बनेगा, ऑक्साइड में। जैसे जिंक कार्बोनेट ZnCO3, अब इसको आप खूब गर्म करिए, जब इसको गर्म करेंगे तो जिंक ऑक्साइड ऑक्साइड में बदल गया, और कार्बन CO2 क्या हो गया, अलग निकल गया। अपचयन किसे कहते हैं? अपचयन किसे कहते हैं? धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग कर धातु प्राप्त की जा सकती है। अपचयन का मतलब क्या, यानी धातु ऑक्साइड से कार्बन जैसे अपचायक का उपयोग करेंगे तो क्या होगा, तो होगा हमारा धातु प्राप्त, धातुओं का परिष्करण। चलो समझते हैं। धातुओं से अपद्रव्य को हटाने के लिए सबसे अधिक उपयोगी विधि विद्युत अपघटनी परिष्करण है। यानी कि जब आप धातु को क्या करते हैं, अन्य पदार्थों से अलग करते हैं, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट रोल निभाता है, जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसका नाम क्या है, उस विधि का नाम है विद्युत अपघटनी। विद्युत अपघटनी के द्वारा धातु को हम आसानी से बढ़िया से क्या करते हैं, अलग करते हैं। ये देखिए विद्युत अपघटनी परिष्करण है। एक हमने क्या लिया, बर्तन लिया, समझ गए, क्या लिया, बर्तन, और बर्तन में क्या डाला, कैथोड, एक इधर से कैथोड डाला, और कैथोड क्या होता है, माइनस होता है, और एक क्या डाला, एनोड डाला, और एनोड चार्ज में कैसा होता है, धनात्मक होता है, प्लस होता है, पॉजिटिव। तो एनोड होता है प्लस और कैथोड होता है माइनस। अब यहाँ पे क्या करना है, इस बर्तन में क्या डालना है, अम्ल डालना है। अम्ल का विलयन, कौन सा विलयन, CuSO4 कॉपर सल्फेट। जब इस बर्तन में हम कॉपर सल्फेट का विलयन डालेंगे, ये आपका बर्तन है, टैंक है, और इसमें जब क्या करेंगे, विद्युत को क्या करेंगे, चालन करेंगे, यानी बैटरी लगा देंगे, यहाँ प्लस है क्या, माइनस। जब इसको आप बैटरी और स्विच ऑन करेंगे तो इसमें विद्युत क्या करेगा, जाने लगेगा। विद्युत अपघटनी यही तो है। जब इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होगा, प्रवाहित होगा, तो क्या होगा, आपको तो दिख रहा होगा, यहाँ देखो Cu2 प्लस हो गया, यहाँ पे क्या होगा, Cu2 प्लस, ठीक। और यहाँ पे आप देखेंगे तो कुछ ब्राउन कलर का कुछ क्या हो रहा है, जमा हो रहा है, तो इसको बोलते हैं अपद्रव्य। क्या बोलते हैं, अपद्रव्य। ये एनोड पंख कहलाता है। क्या कहलाएगा, एनोड पंख कहलाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो रहा है, उस चीज को समझते हैं। देखो यहाँ हुआ क्या हमारा, सबसे पहले तो समझे एनोड पर। एनोड पे क्या हुआ, अशुद्ध तांबा था। क्या था, अशुद्ध तांबा था। और कैथोड पे क्या था, शुद्ध तांबा हुआ। कैथोड पे क्या हुआ, शुद्ध तांबा हुआ। और विलयन, विलयन क्या था, CuSO4 और प्लस क्या, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, यानी सूक्ष्म मात्रा में, यानी कि CuSO4 एकदम क्या था, इसमें मिला हुआ था, और तनु अम्ल इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल क्या था, मिला था कम मात्रा में। जब इसने किया हमें
ऐसे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरह से क्या हो रहा है, पंख जमा हो रहा है। इसमें पॉइंट समझते हैं बच्चों, विद्युत अपघट्य से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है। जैसे हम क्या करते हैं एनोड पर, जैसे हम इसमें क्या करते हैं इलेक्ट्रिक करंट को देते हैं तो क्या होता है, विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब एनोड से अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है, यानी उसमें क्या होगा, मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट इसमें क्या होगा, उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विद्युत अपघट्य से कैथोड पर निक्षेपित हो जाता है, यानी कि जो कॉपर है कहाँ लेके चला जाएगा, कैथोड पर चला जाएगा। और तीसरा जो है अविलेय अशुद्धियां एनोड तली पर निक्षेपित होती है जिसे हम एनोड पंख कहते हैं। देखो कैसे कैसे हो रहा है, इसमें विद्युत धारा जब प्रवाहित हो रही है तो एनोड से अशुद्ध क्या हो रहा है, अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में घुल जाती है, और कैथोड पे कहेंगे हम तो शुद्ध जो कॉपर है क्या हो रहा है, इस पे कैथोड पे जाकर जमा हो जा रहा है। देखो चित्र में ये जो कैथोड है, क्या है कैथोड, यहाँ देखो इस कैथोड पे क्या हो रहा है, शुद्ध जो धातु है ये आके जमा हो जा रहा है, और शुद्ध जो है कहाँ है, एनोड पर है, और जो गंदगी बाकी जो बच गया वो कहाँ नीचे जमा हुआ है। तो इस तरह से हम विद्युत अपघटनी द्वारा धातु क्या कर सकते हैं, शुद्ध कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। अब जो हमारा अगला सवाल होगा बहुत इंपॉर्टेंट होगा, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, VVI, जिसको हम क्या कहते हैं, संक्षारण। क्या कहते हैं, संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है जंग लगना। क्या होता है, जंग लगना। समझ गए। तो चलो संक्षारण को समझते हैं। धातुएं अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता, वायु आदि के संपर्क में आने पे संक्षारित हो जाती है, यानी कि जितने भी प्रकार के धातु हैं यदि ये जल या अम्ल या हवा के संपर्क में आता है तो इसमें क्या लगता है, संक्षारण हो जाता है। समझ। पहला देखते हैं सिल्वर। सिल्वर मतलब चांदी। वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अपक्रिया कर सिल्वर सल्फाइड बनाता है, यानी जो चांदी है आपका, इस वायुमंडल में जो सल्फर की मात्रा है उसे जैसे ही रिएक्शन करेगा क्या बनाएगा, सिल्वर सल्फाइड बनाएगा, और इसके कारण इसका रंग क्या हो जाएगा, चांदी का रंग हमारे क्या हो जाएंगे, काले हो जाएंगे। तो पूछेगा कि चांदी का रंग, जैसे इस पे सवाल कैसे आएगा, क्या होता है जब चांदी, क्या चांदी सिल्वर वायु में उपस्थित सल्फर के साथ रिएक्शन करता है तो इसका रंग कैसा हो जाएगा, काला। जैसे देखेंगे अंगूठी चैन सब सिल्वर का जो पहनते हैं क्या होता है, ब्लैक हो जाता है। कैसे हुआ, क्यों हुआ, तो क्या किया, वायुमंडल में उपस्थित सल्फर से क्या कर लिया, रिएक्शन कर लिया, और जब फिर उसको ले जाएंगे सुनार के पास, उसमें ब्रश मार के केमिकल और क्या करेगा, साफ कर देगा, चम हो जाएगा एकदम। दूसरा क्या देख लेते, कॉपर मतलब तांबा। कॉपर आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हरे रंग का कॉपर कार्बोनेट बनाता है। जब कॉपर क्या करेगा, किससे रिएक्शन करेगा, आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, ठीक है, इसे जब ये रिएक्शन करेगा तो कॉपर क्या बनाएगा, कार्बोनेट, CO3 बना देगा। समझिए, कॉपर कार्बोनेट। तीसरा जो है आपका संक्षारण में क्या हो जाएगा, लोहा। यदि लोहा की हम बात करें बच्चों तो लोहा यानी कि आयरन, आर्द्र वायु में लोहे पर भूरे रंग के पदार्थ की परत चढ़ जाती है जिसे जंग कहते हैं। जब ये क्या करेगा, हमारे वायु से रिएक्शन करेगा, वायु में किसकी मात्रा है, जल की, आर्द्र यानी कि ह्यूमिडिटी, जब इसमें नमी रहेगा और ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा, ये भूरे रंग का हो जाता है। कैसा रंग हो जाएगा, भूरा। तो पूछेगा सवाल में कि जो लोहा में सवाल में पूछेगा कि जब लोहा आयरन वायु से रिएक्शन करता है, नमी से रिएक्शन करता है तो इसमें क्या बनता है, तो जब ये नमी से रिएक्शन करेगा तो इस पे क्या हो जाएगा, भूरे रंग का परत चढ़ जाता है जिसे हम जंग लगना कहते हैं। अब संक्षारण से सुरक्षा। अब धातुओं को हम संक्षारण से कैसे सुरक्षित रख सकते हैं। तो देखो हम लोग बचपन को याद करो, बचपन में क्या करते थे हम लोग, साइकिल जो है, साइकिल बहुत बच्चों का क्या होता है, मतलब पसंदीदा चीज़ होता है कि हमारी साइकिल है, उसको बहुत पोंछ पाछ करता है। तो हम लोग बचपन में साइकिल में क्या करते थे, पोंछ करके तेल लगाते थे। पता नहीं था कि तेल लग रहा है तो इसे क्या फायदा होगा, बस इतना पता था कि साइकिल क्या होगा, चमकेगा। समझ गए। लेकिन मुख्य वजह था चमकना नहीं बच्चों। हम लोग तेल इसलिए लगाते थे क्योंकि वो जंग लगने से क्या हो सकता है, बच सकता है। जब उस पर तेल लगाएंगे तो पानी उस पर जाएगा तो वो टिक नहीं पाएगा, नमी उस पर टिक नहीं पाएगा, जिसकी वजह से वो जंग नहीं लगेगा। तो जंग लगने से बचाने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, लोहा में क्या क्या कर सकते हैं, लोहा को पेंट करके जंग लगने से बचा सकते हैं। लोहा में हम ग्रीज लगा के जंग लगने से बचा सकते हैं। लोहा पर हम जस्तीकरण करके क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। तो ये हो गया, यानी कि संक्षारण से सुरक्षा है तो लोहे को क्या करेंगे,
तो पेंट करके बचा सकते हैं, तेल लगाकर बचा सकते हैं, ग्रीज लगाकर बचा सकते हैं, यशद लेपन यानी कि जस्तीकरण करके, और क्रोमियम लेपन द्वारा इसे हम बचा सकते हैं, या फिर एनोडीकरण या मिश्र धातु बनाकर। जब लोहा को आप मिश्र धातु बना देंगे तो उसमें भी जंग लगने से वो क्या होगा, बचेगा। तो संक्षारण से बचने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए आपको हमने क्या किया बताया, इसको आप याद रखेंगे। अगला सवाल हमारा है यशद लेपन। यशद लेपन क्या है, किसे कहते हैं, राइट। तो चलो समझते हैं यशद लेपन। यशद लेपन का मतलब लोहे एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर जस्ते की क्या चढ़ाई जाती है, पतली परत चढ़ाई जाती है, जिसे यशद लेपन कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। जब धातु में कौन, लोहा या इस्पात को इंग्लिश में स्टील कहते हैं। तो स्टील या आयरन पर जब हम जस्ता का परत चढ़ाते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जस्तीकरण कहते हैं। और इससे हम क्या कह सकते हैं कि उस पर जंग लगने से क्या होगा, सुरक्षा प्रदान होगा, उस पर जंग नहीं लगने देगा। अब चलो समझ लेते हैं मिश्र धातु किसे कहते हैं। मिश्र मतलब मिक्सर, मिला हुआ धातु, ठीक है। यानी मिश्र धातु दो या दो से अधिक धातु या धातु और अधातु के समांगी मिश्रण को हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। तो धातु में या तो दो धातु होगा या फिर दो से अधिक होगा या फिर उसमें अधातु मिला के जो बनता है उसे हम मिश्र धातु कहते हैं। लोहा सूक्ष्म मात्रा में कार्बन के मिश्रण के साथ लोहा कठोर और प्रबल हो जाता है। यदि हम लोहा में क्या मिलाएं, थोड़ा सा कार्बन मिलाएं तो क्या हो जाएगा, लोहा कठोर हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, समझ गए। तो पूछा है कि लोहा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हम उसमें क्या मिलाते हैं, तो कार्बन को मिलाते हैं, प्रबल, ठीक है। लोहा को स्ट्रॉन्ग करने के लिए उसमें क्या मिलाते हैं, कार्बन मिलाते हैं। स्टील यानी कि इस्पात, स्टील, ठीक है। तो स्टील किसका बना होता है, तो इसमें होता है लोहा, निकेल और क्रोमियम। तो पूछेगा कि स्टील किसका बना होता है, तो लोहा, क्रोमियम और निकल, ठीक है। यानी कि लोहा, क्रोमियम और निकेल का बना होता है कौन, स्टील बना होता है, इस्पात बना होता है। पीतल देखो, पीतल किसका मिश्र धातु है, तो कॉपर प्लस जिंक। ये सब हम क्या देख रहे हैं, मिश्र धातु देख रहे हैं बच्चों, ठीक है। तो मिश्र धातु, तो ये हो गया आपका पहला क्या, इस्पात। दूसरा क्या हो गया, पीतल। पीतल यानी कि इसमें क्या क्या मिला रहेगा, कॉपर और जिंक, यानी इसमें रहेगा Cu प्लस Zn। तो पूछेगा कि पीतल किसका मिश्रण है, तो कॉपर और जिंक का। कांसा किसका मिश्रण है, तो कॉपर और टीन का, Cu प्लस Sn। तो कांसा आपका क्या हो गया, टीन का हो गया मिला हुआ, कॉपर मिला हुआ, दोनों मिलता है तो क्या बनता है, कांसा बनता है। जैसे आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो प्राचीन काल में आपका कांसे का इस्तेमाल होता था, समझ गए। सोल्डर क्या होता है, तो सोल्डर लेड प्लस टीन होता है। सोल्डर यानी कि जो आप दुकान पे, इलेक्ट्रॉनिक दुकान पे जाते हैं सोल्डिंग करवाने, मोबाइल में कुछ तार जुड़ाता है ना, इसे उस सोल्डिंग कहते हैं। तो उसमें जो सोल्डर है आपका, उसमें क्या क्या मिला रहता है, तो उसमें रहता है शीशा और टीन, यानी कि पीवी को क्या कहते हैं, लेड, और टीन को क्या कहते हैं, Sn। तो सोल्डर में आपका पीवी प्लस Sn होता है। अम्लगम में क्या होता है बच्चों, तो ये होता है मरकरी, पारद, और प्लस क्या होता है, अन्य तत्व। जब पारद यानी मरकरी में अन्य तत्व को हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा, अम्लगम बनेगा। तो यहाँ तक हमने चैप्टर को टोटली कंप्लीट कर दिया। जितने भी तरह के इसमें क्वेश्चन थे, सारे क्वेश्चन को हमने देखा। धातु अधातु के गुण देखा, रासायनिक गुण धर्म, भौतिक गुण धर्म यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द यूज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल, ठीक है। तो जितने भी गैस है अधातु हो गया, ये सब समझ में आना चाहिए आपको। धातु विद्युत के सुचालक होते हैं, अधातु कुचालक होते हैं। तो सारे चीज़ों को हमने देखा। यदि इसके बाद भी आपके मन में डाउट रह जाएगा तो आप कमेंट बॉक्स में सवाल करिएगा, हम उसका जवाब देंगे। और सारा क्वेश्चन जितना भी आपका एनसीईआरटी बुक या कोई भी बुक है साइंस का, धातु और अधातु का, क्लास 10th का, वो सारे क्वेश्चन यहाँ से क्या हो जाएंगे, डील हो जाएंगे। और यदि फिर भी ना बने तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि यह लेक्चर क्या हुआ, अच्छा लगा हो, हमने अधिक से अधिक प्रयास किया है कि आपको क्या मिले, इसमें मज़ा मिले, पढ़ने में अच्छा लगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अच्छा लगा तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में क्या करें, शेयर करें। मिलते हैं इसी के साथ फिर नए लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।